Very good morning. I'm Nityanand Sharma. Today we will discuss last topic, column transformation. In last video we have discussed row transformation. Now we will discuss column transformation. एक बहुत important question है. जब भी elementary transformation की बात की जाती है तो row transformation या column transformation ये दोनों यूज आते हैं. और आपको पेपर में कभी स्पेसिफाई नहीं होता है कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, जो आप पर डिपेंड करता है कि जो सुटेबल हो रो यूज करना हो, कॉलम यूज करना हो, बट रिजल्ट विल बी फाइनल रिजल्ट विल बी सेम. दोनों केसेस में जो आंसर आएगा फाइनल सेम आएगा. इस रो वाला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, फिर भी मैं कंपेरेटिव एनालिसिस करा रहा हूँ. रो ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ अपन रो के रेस्पेक्ट में चलते हैं. इनमें जो स्टेप है, पहले इसको 1 बनाएंगे, इन दो को 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे. देखिए स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7, ये स्टेप होते हैं रो वाइज. ये सारी स्टेप जो मैंने लिखी. सेम इसी का इसका जो अपोजिट चेंज होता है वो चेंज होता है कॉलम में. ये C1, C2 और C3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे C1 पर. नाउ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में अपन सबसे पहले बात करते हैं C1, C2, C3 कॉलम. वहां अपन ने देखा था कि रो R1, R2, R3 क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन था, बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है. तो इनमें भी स्टेप्स कहीं ना कहीं लगभग अपन यूनिट मैट्रिक्स ही बनाते हैं कुछ IA बनाने के लिए, और फिर इसका जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो अपने पास बनता है I = A इनवर्स A. तो यहाँ I बनाना चाहते हैं, यानी इस I के लिए बनाना चाहते हैं यूनिट मैट्रिक्स. और यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इस पोजीशन में 1 बनाना है, इस पोजीशन में 1 और इस पोजीशन में 1 बनाना है, बाकी सभी जगह 0 बनाना है. तो उसका अपना एक ऑर्डर है कि किस तरह बनाया जाए. तो जैसे रो में सबसे पहले ये एलिमेंट होता है रो वाइज में, तो कॉलम में भी C1 एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट आपका ये फर्स्ट होगा. जितना भी एलिमेंट का C1 टेंस टू C1 अपॉन A1 यानी जो भी यहाँ एलिमेंट होगा उतने का अपन डिवाइड कर देंगे. नेक्स्ट नंबर हमारा रो में यहाँ आता था, जबकि कॉलम में क्या होगा, कॉलम वाइज रहेगा. तो कॉलम में इनका नंबर आएगा पहले दोनों 0 बनाने का. देख लीजिए आप रो में ये 2 0 बना रहे थे, तो कॉलम में यहाँ 2 0 बनाएंगे कॉलम में. इन 2 बनाने के बाद तीसरा नंबर यहाँ आएगा. इन 2 को 0 बनाना है, यानी ये देख सकते हैं ये नंबर आपका सीक्वेंस आया C2 टेंस टू C2 माइनस A1 टू C1, C3 टेंस टू C3 माइनस A13 C1. ये आपका दोनों है कैसे जगह दोनों को कंबाइन कर दिया जैसे मैंने वहां किया था. ये आपका सेकंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप ये इसको 1 बनाना है, फोर्थ स्टेप इसको 0 बनाना है, फिफ्थ स्टेप इसका नंबर होगा, ये फिफ्थ स्टेप 1 बनाना है. सिक्स्थ स्टेप आपका ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, जो कि यहाँ दोनों ये कंबाइन होते हैं सिक्स्थ स्टेप में. ये देख सकते हैं सिक्स्थ स्टेप में दोनों कंबाइन हुए थे. सिमिलर सिक्स स्टेप में यहाँ दोनों ये कंबाइन होकर दोनों का डिफरेंस लग जाएगा, 0 बना लेंगे. और लास्ट 7 जो यहाँ रहता है और लास्ट 7 यहाँ रहता है, ये वही इंप्लीमेंट करेंगे और आपका रेस्पॉन्स एग्जैक्टली परफेक्ट आपका यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी. इस पे आपको जो मैंने 3x3 का एक प्रॉब्लम कराया था रो वाला, सेम क्वेश्चन को आप कॉलम से करके देखिए, आपका आंसर सेम रहेगा. देख लेना आपकी कैलकुलेशन एरर नहीं है. ये एल्गोरिथम बिल्कुल एग्जैक्ट ये एल्गोरिथम आपको फॉलो करना है. इस एल्गोरिथम सॉल्व करोगे इसको, वो 3x3 का जो रो से करवाया वो इससे करोगे, आंसर आपका सेम आएगा. और इससे आप एक बार करके देखना ताकि दोनों मेथड आपके क्लियर हो जाएंगे, रो के भी और कॉलम के भी. प्लीज इसको कंप्लीट करें और मुझे इसका रेस्पॉन्स वेरीफाई करने की दोनों आंसर सेम आ रहा है. नाउ फर्दर वी विल डिस्कस लास्ट एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, और वो आज हम अभी कंप्लीट करते हैं. नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3. सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट ए दे रखा आपको 0 1 0 0. शो दैट AI प्लस B A की पावर n इक्वल्स टू A की पावर n I प्लस n A की पावर n माइनस 1 BA, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आपके बेस्ड हैं ये MI जो आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा 11th क्लास में, मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आप n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू k और k n इक्वल्स टू k प्लस 1, ये उसी तरह का सॉल्यूशन है. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है और शो करना है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो प्रूव करना है आपको. तो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन से. तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले ये आपको दे रखा ए और ये एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन दिया. तो सबसे पहले n इक्वल्स टू आपने क्या रखा, इस एक्सप्रेशन में जो भी आपने ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन में आपने n इक्वल्स टू 1 रखा. 1 रखने पर आपका देखा लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड आ गया, तो आपने इसको प्रूव कर दिया ना. अब आप रख रहे हैं n इक्वल्स टू k रख रहे हैं.
n इक्वस टू के रखा, तो ये आपने इस एक्सप्रेशन में आपने जिसको n इक्वस टू के रख के इक्वेशन 1 कंसिडर कर दिया। नाउ कंसिडर, अब आप पुट क्या करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में, किस में, लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वस टू के रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वस टू के रखा, लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वस टू के यहाँ रखा, देखो k, और जहाँ k है वहाँ k प्लस 1 रखा। लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वस टू के प्लस 1 रखा। इस k प्लस 1 को अपन ने क्या ब्रेक किया कि k और एक, जैसे अपन ने क्या होता है ना, a की पावर k प्लस 1, तो इसको आप लिख रहे हैं a की पावर k इंटू a की पावर 1, तो सेम अपन ने इसको ब्रेक कर दिया k और ये 1 पावर, ताकि ऐड करोगे बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी, k की पावर k प्लस 1 हो जाएगा। इसका रेस्पॉन्स जो अपन ने बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट में जो ये रेस्पॉन्स है ये उठा के यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसा रेस्पॉन्स आया। अब इन सब में a आ रहा है, बट यहाँ क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है। तो a स्क्वायर का अपन ने क्या किया, ये जो a दे रखा था क्वेश्चन में, इस a का अपन ने क्या निकाला, यहाँ पे a स्क्वायर निकाला। a स्क्वायर निकालने पर अपन ने देखा कि एक तरह की जीरो मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई, जीरो मैट्रिक्स। जो जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, नल यानी जीरो। तो इसका पूरे का रेस्पॉन्स क्या हो गया, 0 0, जिसको अपन ने o लिख दिया। और o लिखा, जीरो नहीं लिखा, o लिखा है, क्योंकि मैट्रिक्स ये सब मैट्रिक्स है। देखो ये i भी यूनिट मैट्रिक्स है, ये a मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। और एक चीज़ आपने i a को अपन ने a जो लिखा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो a ही आता है। तो इसमें जहाँ a आई आया ना, उसको मैंने a लिख दिया, ध्यान देना। अब ये तीनों जो रेस्पॉन्स है, इनमें तीनों में कॉमन क्या ले लिया अपन ने, k की पावर k, b और a कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, k प्लस 1। अब आप इस एक्सप्रेशन को और आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको कंपेयर करो, तो जहाँ पे भी k था वो k प्लस 1 से रिप्लेस हो गया, जैसे अपन mi में देखा था। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, k जो है k प्लस 1 से रिप्लेस हो गया। तो आप कहते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट दिस is true for n equals to k plus 1 where it is assumed to be true for n equals to k। तो आप कहते हैं ना कि whenever it is true for n equals to k then it is true for n equals to k plus 1। तो by PMI given statement is true for all natural number n। ये इस तरह का बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से आप इसको सॉल्व करना है। सेम सेकंड प्रॉब्लम आपको दे रखी, a दे रखी 3 इंटू 3 का कोई मैट्रिक्स दे रखी, जिसमें सभी जगह 1 1 दे रखे, और a पावर n दे रखा 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 और n इक्वल्स टू 1। अब आपको प्रूव करना है, तो अगेन इस मैट्रिक्स को आप प्रूव करोगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ PMI। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस a पावर n में हमेशा a पावर n वाला पार्ट लेते हैं। a पावर n में आप क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे, n इक्वल्स टू 1 रखा तो 3 की पावर 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। 3 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो इस सभी जगह कितना हो गया, 1। और आप देखो कि a की वैल्यू 1 जो कि यहाँ पर आ रहा है के बराबर आ रहा है, इसका मतलब इट इज ट्रू, which is true n equals to 1। now let given statement is true for n equals to k। तो आपको इसको a की पावर 3 की k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1 3 की पावर में लिख दिया। ये आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लिया। नाउ स्टेप जो थर्ड होगी वो n इक्वल्स टू क्या होगी, k प्लस 1। k प्लस 1 रखेंगे तो a की पावर k प्लस 1, क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे k प्लस 1। k प्लस 1 रखिए तो k प्लस 1 को अपने ब्रेक किया, a की पावर k डॉट a, और a की पावर k को अपन ने फर्स्ट इक्वेशन वापस यहाँ लिख दी, ये फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज। और ये और a जो मैट्रिक्स है वो मैंने a मैट्रिक्स वापस यहाँ पे लिख दी, a मैट्रिक्स जो थी ये a मैट्रिक्स थी वो वापस यहाँ पे लिख दी। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई पता है आपको, ये भी 3 इंटू 3 और ये भी 3 इंटू 3 है, तो इनका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो भी 3 इंटू 3 आएगा। तो ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, वो रो का कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करना है वो आपको पता है। मल्टीप्लाई किया तो इन सब का रिजल्ट आ रहा है थ्राइस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। तो ये पावर अपने आप में कितनी, 3 की पावर 1 है, और बेस से मतलब पावर मल्टीप्लाई में ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 3 की पावर k। तो 3 की पावर k। अब आप इसको कंपेयर करो, दोनों में आपका क्या इक्वेशन, क्योंकि a की पावर k प्लस 1 करने पर आपका ये रेस्पॉन्स आया और a की पावर k पे ये रेस्पॉन्स होता है। आप देख सकते हो जहाँ k माइनस 1 है, जहाँ k है वो k प्लस 1 से रिप्लेस हो गया, तो कंपनसेट होकर ये स्टेप बन गई। इसका मतलब pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। तो बाय गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। ये आगे लास्ट में लैंग्वेज लिखनी बाय यूजिंग PMI। क्वेश्चन नंबर अगेन थर्ड, इफ a दे रखा आपको एंड a पावर n दे रखा है, ये a पावर n दे रखा है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वी शैल प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं उन सबको बाय यूजिंग PMI करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो n इक्वल्स टू 1 आपने लिखा है सबसे पहले, तो उससे आपका ये a की इक्वल आ गया। देन n इक्वल्स टू k रखा, तो
के रख के इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया आपने। इक्वेशन फर्स्ट करने के बाद n इक्वल्स टू के प्लस वन रखेंगे, तो n ए की पावर के प्लस वन रखा, के प्लस वन रखा तो उसको लिखा ए की पावर के इंटू ए, जिसको ए तो आपने ए की पावर के तो ये जो आपको गिवन है वो लिख दोगे, और जो ए है वो ए आपका जो क्वेश्चन में ए है वो मेंशन कर दोगे। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर सिंप्लीफाई करने पर आपके पास ये रिस्पॉन्स आया। इस रेस्पॉन्स को अगर आपने रीअरेंज किया, 3 को मैंने लिखा वो 1+2 और दोनों का 2 कॉमन ले लिया, यानी रीअरेंज किया, तो इस रीअरेंज वाली स्टेप को और इस स्टेप को दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो इसमें और इसमें दोनों में देखोगे तो के प्लस वन से रिप्लेस हो गया, इसमें और इस वाले में क्या हो गया के प्लस वन से रिप्लेस हो गया। तो अगेन आप स्टेटमेंट कहोगे कि स्टेज 2 फॉर n इक्वल्स टू के प्लस वन वेन एवर पी के इज ट्रू, वेन एवर पी के प्लस वन इज ट्रू, वेन पी के इज ट्रू। तो भाई ये भी अपने PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको अपन ने प्रूव कर लिया। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If A and B are the symmetric matrices, prove that AB minus B is skew symmetric। कोई एक्सप्रेशन स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो आपको पता है कि उसको अपन पहले क्या मान लेते हैं, उस स्टेप को अपन मान लेते हैं कि जैसे ये एक स्टेप दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सप्रेशन दे रखा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक यानी ए ट्रांसपोज जो ए के इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज जो बी के इक्वल होगा, ऐसा गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में। और आपको कह रहा है कि प्रूव दैट करो, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अपन ने पहले इसको क्या मान लिया, P मान लिया, P इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। अभी अगर अपने पास P ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस P आ जाता तो अपन कहते हैं कि भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। तो अपन ने सबसे पहले इसका टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड, तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। यहाँ इसका करोगे ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की। और आपको पता है जब मल्टीप्लाई में होता है तो उल्टा लिखते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू आप जो आपको गिवन है, क्योंकि सिमेट्रिक है, पुट कर लीजिए बी ए माइनस ए बी, और आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया ए बी माइनस बी ए, ये हो गया पी ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू अपने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट देख लो, और इक्वेशन इसमें फर्स्ट को पुट करोगे यहाँ पर तो ये रिस्पॉन्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस ऑफ P। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है पूरा जो कि गिवन है ना। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th भी एक तरह का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड है। शो दैट द मैट्रिक्स 5th नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला होगा। शो दैट द बी डैश ए इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली व्हेन ए इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, वो डिपेंड करता है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आपको ये भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, समझा देता हूँ आपको। ये कह रहा है कि क्वेश्चन सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को अपने लिखा है बी ट्रांसपोज ए बी, इसको अपने P मान लिया, ये मान लिया। अब अपन को ये कहता है कि ये जो है ये एक्सप्रेशन ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, वो डिपेंड करता है ए पर। ए अगर सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ऐसा क्वेश्चन आपका कहता है। तो सबसे पहले अपन ने इसका P ट्रांसपोज निकाला, तो ये हो गया बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। इसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, इसको मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और इसको लिख रहा हूँ मैं ए बी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं ना। अपन देख रहे हैं कि P इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए बी, तो दोनों तरफ अपन इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, डिपेंड करता है ए पर। तो पहले तो सबसे पहले इस P का क्या कर लिया, P ट्रांसपोज ले लिया। P ट्रांसपोज किया तो तीनों मल्टीप्लाई है तो तीनों को अपन ने थोड़ा सेपरेट कर लिया, ए बी को सेपरेट कर लिया, बी ट्रांसपोज को सेपरेट कर लिया, और इनको मान लिया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। तो आपको जानता है ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की होती है कि एक्स वाई का ट्रांसपोज इक्वल्स टू वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। तो इसको उल्टा लिखा पहले तो ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज,
ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो बी आ गया, ए बी का ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख दिया। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसका अपन जानते हैं कि ये कहता है क्वेश्चन की अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा पी बी, और इफ ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आप देख सकते हैं ए सिमेट्रिक है तो अपन जानते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होगा, और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए होगा। तो दोनों का ट्रांसपोज किया, पी ट्रांसपोज किया तो आपने देखा कि इस ए की जगह आपने ये ए ट्रांसपोज की जगह आपने ये ए पुट कर दिया, ए पुट कर दिया। तो आप इसको अगर चेक करेंगे तो ये जो रेस्पॉन्स है वापस अपनी इनिशियली ये फर्स्ट और ये सेकंड यानी ये फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज ए बी, और ये भी बी ट्रांसपोज और ए बी, इसका मतलब ये पी के इक्वल यानी बी ट्रांसपोज इक्वल टू पी आ चुका है। यानी ये क्या है, अगर ए सिमेट्रिक है तो पी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ये बताना चाह रहा है वो। अब अपन सेम ए की जगह अपन यहाँ पर क्या पुट कर दें, इसकी जगह ए की जगह माइनस ए पुट कर दें। माइनस ए पुट करने पर अपने पास रेस्पॉन्स आ गया माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पी में। तो माइनस ऑफ पी बाहर आ गया, और ये आप देख सकते हैं कि ये अपना पी के इक्वल है, तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी, यानी ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो यहाँ पे भी पी बी क्या होगा, उसका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि ये पूरा क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा कि अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये कहता है कि अगर ये पी जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, वो डिपेंड करता है ए पर, कि ए अगर सिमेट्रिक है तो पी भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो पी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नाउ अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ 6 में अपन बात करते हैं, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ ए आपको गिवन है, सेटिस्फाई द इक्वेशन। कई बार क्या देता है कि वो क्वेश्चन ये ऐसा ना देखे, वो आपसे बोल देता है कि इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो अब उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि इस ए के लिए पहले इसका ए का क्या, ए के लिए पहले ए का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ये आपको ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स, ये इनवर्स नहीं है, ट्रांसपोज। देखो आप बच्चे कंफ्यूज सबसे पहले तो होता है कि एक तो ये होता है ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई, या ए इंटू ए ट्रांसपोज लिखो इक्वल्स टू आई, ये दोनों सेम ही है, बट इनवर्स वाली कहानी अलग है। तो ये ऑर्थोगोनल है, तो अभी यहाँ अपन ऑर्थोगोनल की बात करें तो ऑर्थोगोनल ट्रांसपोज को डिनोट करता है, ये डैश और ये ट्रांसपोज दोनों उसका ट्रांसपोज को। बट इनवर्स में बात करेंगे तो उसको इनवर्स को अपन ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं -1। तो अभी अपन इनवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अपन ट्रांसपोज की बात करते हैं। ऑर्थोगोनल कंडीशन ट्रांसपोज पे बेस्ड होती है। तो अपने को ए और ए ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज पहले ए का ट्रांसपोज निकाल दिया, और जैसी कंडीशन कह रही है कि पहले ट्रांसपोज है फिर ए है, तो ट्रांसपोज और ए को अपन ने क्या मल्टीप्लाई किया और किसके इक्वल किया, आई के, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल किया। इक्वल करके इन दोनों को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये कंडीशन बनी, और इसको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया तो कुछ ऐसा रेस्पॉन्स आया, सिंप्लीफाई किया और इन दोनों को सोल्व किया तो 2x² इक्वल्स टू 1, यानी x² इक्वल्स टू 1/2 और x इक्वल्स टू ±1/√2। सेम y आ गया और z आ गया। इसी तरह x y z आपने यहाँ से तीनों से कंपेयर करके x y z आपने तीनों से निकाली है। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और पेपर में हॉट्स क्वेश्चन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ ए मैट्रिक्स, देखे इट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऐसा दे दूंगा, ये कंडीशन दे दूंगा। तो जिन बच्चों को ये कंडीशन पता ही नहीं होगी ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो अटकाने के लिए उसको कहीं ना कहीं मैं क्या कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो ऑर्थोगोनल का मतलब पहले ये कंडीशन पता होना चाहिए, फिर उसको सॉल्व करना आना चाहिए। और आपको ये सीधा दे दे तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आपको कंडीशन दे दी, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, जहाँ दिस और दिस तीनों का प्रोडक्ट जो जीरो मतलब नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो तीनों मैट्रिक्स जो है जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। आप देख सकते हैं 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, आप इनमें से कोई भी मल्टीप्लिकेशन पहले 2 वाला कर लें, और आप देखना यह मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा इसमें। आप इसका देखो 3 इंटू 1 है, इसका 3 इंटू 3 है, और इसका ये 1 इंटू 3 है। कोई भी 2 कर लो, सबके मैच करेंगे, वो रो का कॉलम वाला जो पार्ट है वो मैच करेगा।
जैसे इसका और इसका देखो मैच कर रहा है, या फिर इसका और इसका मैच कर रहा है, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट जो रेस्पॉन्स आएगा वो 1:1 का आएगा, ध्यान देना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व किया तो ये 1:1 का डेटा है जो मैंने बताया था, 1:1 का आया। और इस जीरो को अपन ने नल मैट्रिक्स को अपन ने जीरो से रिस्पॉन्स 1:1 का लिख दिया जीरो, और इसको अपन ने कंपेयर किया तो अपने पास 4 + 4x = 0, तो x = -1 आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर ये 2 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए दे रखा है और ए दे रखा है, शो करना है कि ये एक्सप्रेशन 0 यानी नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ए का ए स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो ए का ए स्क्वायर कर लो, पहले स्क्वायर करके अपने सिंप्लीफाई कर ले तो प्रूव हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन 9 देखिए, अगेन जो 7 था सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। ये 3 मैट्रिक्स दे रही है, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल दे रखा है। तो आपको बताना है कि ये तीनों का रेस्पॉन्स जो है वो 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन अपन क्या करेंगे, सेम उसी तरह प्रीवियस की तरह कोई भी 2 मल्टीप्लाई पहले कर ले। जैसे इसने यहाँ पहले मल्टीप्लाई किया तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, रो इनटू कॉलम। मल्टीप्लाई किया, फिर फर्दर इन दोनों का जो रिजल्ट आया उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। आप देखो नोटिस करोगे हमेशा इनका आउटपुट 1:1 आएगा। तो 1:1 को कंपेयर किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जिसका आंसर क्या आ गया, +-4√2 आ गया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉब्लम। A manufacturer produces 3 products X, Y, Z which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. 2 मार्केट में सेल करता है और उनकी एनुअल सेल दे रखी है जो भी है। मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड दे रखा है। मार्केट फर्स्ट में वो 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000 और 8,000 आपको टोटल ये डेटा दे रखा है। 3 प्रोडक्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 मार्केट्स हैं। दोनों मार्केट में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 प्रोडक्ट है जिनको वो सेल कर रहा है। आपको बोल रहा है यूनिट सेल प्राइजेज ऑफ, उनकी जो सेलिंग प्राइजेज है, सेल प्राइजेज ऑफ XYZ आर, उनकी सेल प्राइजेज आर 2.5, 1.5 एंड 1 रुपीज रेस्पेक्टिवली। यूनिट सेल यानी हर एक आइटम की सेल प्राइस है, यूनिट सेल प्राइस आपको दे रखी है, यूनिट सेल प्राइजेज। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन द ईच मार्केट, टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट आपको जो पूछ रहा है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। और टोटल जब भी पूछे इसका मतलब सिंगल अमाउंट पूछ रहा है, ये चीज समझने की चीज है। तो इन सबका सिंगल अमाउंट पूछ रहा है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो उससे मैट्रिक्स अलजेब्रा का निकालना है। तो अपने पहले तो अपने क्या कर दिया, जो ये प्रोडक्ट्स है उन प्रोडक्ट्स का अपने मैट्रिक्स बना ली। जो भी ये प्रोडक्ट्स दे रखे थे अपने को, ये प्रोडक्ट्स दे रखे थे, इन प्रोडक्ट्स के अपने क्या बना ली, मैट्रिक्स बना ली। ये मैट्रिक्स बना ली, इसको अपने ए मैट्रिक्स कह दिया अपने। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं XYZ जो भी इनके प्रोडक्ट, और ये जो अपने को उनकी यूनिट सेल प्राइस दे रखी है, ये यूनिट सेल प्राइस जो दे रखी है इसको अपन ने वर्टिकल बना लिया, ताकि मैट्रिक्स, इनको वर्टिकल इसलिए बनाया ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके। ये तो प्रोडक्ट है और ये यूनिट प्राइस है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगी इन प्रोडक्ट्स की। और प्रोडक्ट कितना, मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, वो रेवेन्यू देखना है। तो अगर आप टोटल देखें तो रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट एंड यूनिट सेल प्राइसेस रेस्पेक्टिवली देयर रेवेन्यू AB, तो इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये टोटल प्रोडक्ट है, ये उनकी यूनिट प्राइस है, यूनिट प्राइस है हर एक की प्राइस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई देखो इनको इस तरह अरेंज करेंगे कि ये है 2 इंटू 3 और ये 3 इंटू 1। तो आप देख सकते हैं ये 3 से 3 इक्वल हो रहे हैं, तो आपका रेस्पॉन्स 2 इंटू 1 आएगा। कितना आएगा, 2 इंटू 1, इन दोनों मार्केट का सिंगल अमाउंट आएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 46,000 और 53,000 अमाउंट आ गया, यानी 2 इंटू 1 का डेटा आ गया। और 2 इंटू 1 का डेटा आ गया, इसका मतलब सो द रेवेन्यू ऑफ ए फर्स्ट मार्केट के लिए 46,000, सेकंड मार्केट के लिए 53,000 यूनिट्स सेलिंग प्राइस आएगी। क्या ये SP सेलिंग प्राइस आएगी, ये SP प्राइस है, सेलिंग प्राइस। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द 3 कमोडिटीज आर, अब ये कॉस्ट प्राइस CP दे रही है, कॉस्ट प्राइस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। 50 पैसा है तो पहले इसको रुपए में बदल देंगे, 0.50 पैसा रुपीज। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है, तो अपने को पहले तो प्रॉफिट पूछने के लिए पहले तो यूनिट कॉस्ट प्राइस दे रही है, तो कॉस्ट प्राइस को अपने क्या कर दिया, ये अगेन प्रोडक्ट वही है और ये CP दे दी कॉस्ट प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर ये अमाउंट आ गया, ये दीज आर द कॉस्ट प्राइस। अब अपने क्या किया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस क्या कर ली, माइनस कर ली। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो अपने को क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों मार्केट का प्रॉफिट आ गया, और दोनों मार्केट का चाहे तो सेपरेट पूछा, सेपरेट निकाल लो, और दोनों का जो ऐड करना तो टोटल भी ऐड कर सकते हैं अपन चाहें तो। ये आ जाएगा 32,000।
अगर आप ऐड करना चाहें तो, और ऐड नहीं करना चाहें तो सेपरेट पूछ रहा तो सेपरेट बता दीजिए कि टोटल 32,000 उसका टोटल आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ, प्रॉफिट जनरेट हुआ, सॉरी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स, ये आपको दे रखी कैपिटल एक्स, ये कोई मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, फाइंड कैपिटल एक्स, यानी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ये कैपिटल एक्स दे रखा और ये दे रखी 2 into 3 की मैट्रिक्स दे रखी और ये भी 2 into 3 की मैट्रिक्स दे रखी। तो आपको ये बोल रहा है कि ऐसा रिस्पॉन्स करो कि ये मल्टीप्लाई, नया रिजल्ट जो इक्वल दे रखा बीच में कि नया रिजल्ट जो है वो 2 into 3 का है। तो एक्स की क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है कि नया रिजल्ट 2 into 3 का है। तो अपने आप में समझ में आ रहा है कि एक्स की मैट्रिक्स कहीं ना कहीं आपके ये जो मैट्रिक्स है, देखो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 into 3 है, यानी ये 2 into 3 है। तो ये एक्स मैट्रिक्स अपने आप में 2 into 2 की होगी, तभी रिजल्ट कितना आएगा 2 into 3 का आएगा, तभी रिजल्ट कितना आएगा 2 into 3 का, जो कि यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया, एक्स मैट्रिक्स को क्या ले लिया 2 into 2 का ले लिया, एक्स मैट्रिक्स को अपन ने 2 into 2 का ले लिया। तो 2 into 2 का ले लिया, 2 into 2 का लेने के लिए अपन ने क्या कर दिया, इनके कुछ वेरिएबल अज्यूम कर लिया ABCD और रिक्वायर्ड मैट्रिक्स कंसिडर कर ली और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखा कि उन्होंने मल्टीप्लाई किया और इनसे जो इक्वेशन जनरेट हुई उन इक्वेशन को अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर कर लिया, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने पर आपने क्या किया, इनको कुछ आपस में एलिमिनेट किया। क्या किया, बाय यूजिंग एलिमिनेशन, और अपने ABCD चारों एलिमेंट आ गए और चारों एलिमेंट आते ही अपने पास एक्स मैट्रिक्स आ चुकी है। क्या आ चुकी है, एक्स मैट्रिक्स आ चुकी है। और ये एक्स मैट्रिक्स का रेस्पॉन्स जो आया सॉल्व करने पर ये कुछ इस तरह का आया, 1 - 2 2 और 0, ये कुछ जो A B C और D के एलिमेंट आ गए। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करें बाय यूजिंग MI, मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रोसेस से सॉल्व करना है। सेम इसको फर्स्ट ये गिवन कंडीशन है, फर्स्ट पहला इसको सॉल्व करना, देन सेकंड इसको सॉल्व करना, और दोनों को मैथमेटिकल इंडक्शन सॉल्व करना। ये आप एक बार खुद करिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ये 13 दे रखा, इफ ए दे रखा आपको, दिस वन इज सच दैट A² = I, A² इज I, देन आपको इनमें से कंडीशन कौन सी होगी। तो इसको अपन ने पहले तो A का A² किया, A का क्या किया, A² किया, ये A into A करके A² को I के इक्वल किया। तो कंपेयर करेंगे तो दिस विल बी कंपेयर टू दिस, तो इसको इसके इक्वल करेंगे तो यहाँ से इक्वल करने पर इनको सिंप्लीफाई किया तो 1 - α² - β गामा, और ये इसमें से जो भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन अपन यहाँ से टिक कर लेंगे। सी ऑप्शन होगा तो सी टिक कर लिया। ठीक है, नो अब आपका क्वेश्चन पूछता है 14, इफ ए इज अ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ए मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो तो हमेशा 0 मैट्रिक्स होगी। अब वो कैसे होगी, देखो सिमेट्रिक का तो ये कंडीशन, स्क्यू सिमेट्रिक का तो ये है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में जो अपने पास A ट्रांसपोज है उसकी जगह आप एक काम करो A रख दो। क्या रख देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक जो है स्क्यू सिमेट्रिक A ट्रांसपोज = A और स्क्यू होती है A = -A। तो एक काम करो, A ट्रांसपोज की जगह ये रेस्पॉन्स वापस यहाँ रख दो, तो A = -A, इसको इधर ले आओ तो 2A = 0 और A = 0, यानी 0 से कैंसिल हो 2 से, तो A अपना में 0, J0, यानी ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स होगी, जो इसने बोला 0, तो B इज 0 मैट्रिक्स। आंसर इज A इज 0 मैट्रिक्स B। अब ये इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स और A² = A है, A² = A और ये एक्सप्रेशन दे रखा है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले I + A का क्यूब करना पड़ेगा, जो कि A + B का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, A³ + 3A² B + 3AB² + B³। तो वो फॉर्मूला लगाओगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे -7A, तो आपको सब जगह A² = A पुट करना है, और आप I³ भी कई जगह आएगा, तो I³ I² जब भी बनेगा तो आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो चाहे हाई पावर कुछ भी करो तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, I आता है। तो आप उन सबको सिंप्लीफाई करते जाएंगे और उसका जो लास्ट सॉल्यूशन करेंगे, इसका जो लास्ट सॉल्यूशन करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या रहेगा, सिर्फ I आंसर रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, C ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन इज C ऑप्शन हो जाएगा, विच इज I। तो इस तरह मैंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा दी मिसलेनियस, और आप एक बार इन सबको सॉल्व करें और जो भी दिक्कत है मुझे टेक्स्ट करें। ओके।